मैं इस बारे में सोच रहा था कि इसे शेयर करूं या नहीं। अब लगभग 2 साल हो गए हैं और मैं अब भी इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ। मेरे थेरेपिस्ट का कहना है कि इसके बारे में लिखने से मदद मिल सकती। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर यकीन करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मेरा नाम मार्टिस है। 2022 के वसंत में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड डाइन पेमब्रुक में एक किराए के घर में शिफ्ट हुए। ये एक मध्यम आकार के शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी रिहायशी गली है। ऐसा इलाका जहाँ लोग शनिवार की सुबह अपने लॉन की घास काटते हैं और अपने ड्राइववे से दूर रहते हैं। घर में 2 बेडरूम थे, लेकिन डाइन ने तुरंत ही उस सनरूम को अपना आर्ट स्टूडियो बता दिया। मुझे याद है कि जिस दिन हम उस जगह का दौरा कर रहे थे, वो उसमें घूम रही थी, हाथ फैलाए हुए और हंस रही थी। वो छवि अभी मेरे दिमाग में है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद सड़क के उस पार रहने वाले पड़ोसियों के नाम टॉम और सिल्विया हार्डिंग थे। जब हम वहां पहुंचे तो दूसरे दिन टॉम ने अपना परिचय दिया। जब मैं बक्से उतार रहा था तो सड़क पार कर रहा था। बड़ी गर्म मुस्कान, मजबूत हाथ मिलाना, उम्र 40 के आस, माइनस पास, चौड़े कंधे, ऐसा आदमी जो वीकेंड पर किसी छोटे लीग को कोचिंग देता हो। सिल्विया उस शाम घर का बना जैम और एक वेलकम कार्ड लेके आई थी, जो बहुत ही सावधानी से लिखा गया था। वो मृदुभाषी और सुंदर थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मुझे लगता है कि वो बस थकी हुई थी। वो वाकई अच्छी लग रही थी। ऐसे पड़ोसी जिन्हें पाकर आप खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, फिर चीजें थोड़ी खराब होने लगीं। ऐसी खराब स्थिति जिसका नाम आप तुरंत नहीं ले सकते। सिल्विया ने बाहर आना बंद कर दिया। मैंने देखा कि टॉम काम पर जाता, घर आता और आराम से दूसरे पड़ोसियों से बातें करता, लेकिन सिल्विया, जो हमारे आने पर सामने के आंगन में बागवानी कर रही थी और डैश उसकी तरह ही अच्छी लग रही थी, अचानक नजरों से ओझल हो गई। उसकी कार कई दिनों तक ड्राइववे में यूं ही खड़ी रही। मैंने डाइन को इस बारे में बताया और उसने कहा कि शायद वो महिला घर से काम करती है और अंतर्मुखी है। ये बात समझ में आई। मैंने उसे जाने दिया। फिर एक रात करीब 2 बजे मैं पानी ले नीचे गई और रसोई की खिड़की से उनके घर की तरफ देखा। पर लाइट बंद थी, लेकिन ऊपर की खिड़की से टॉम का सिलूट दिखाई दे रहा था, बिल्कुल शांत, बस वहीं खड़ा बाहर देख रहा था। मैंने लगभग 1 मिनट तक देखा और फिर वहां से चली गई। लगभग 6 हफ्ते बाद मैं टॉम से हमारे ड्राइववे के आखिर में मिली और पूछा कि सिल्विया कैसी है। उसका जवाब तुरंत आ गया, बहुत ही सहजता से। ओह, कुछ नर्क जैसी परेशानी से जूझ रही है। उसकी ऊर्जा काफी कम हो गई। वह पूरे समय मुस्कुराता रहा। पहले दिन वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं, आंखों के पीछे कुछ चापलूसी थी। उसने तुरंत विषय बदल दिया और मैंने उसे ऐसा करने दिया, क्योंकि आप और क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। एक रविवार की दोपहर जब मैं सामने की खिड़की के पास पड़ रही थी, तो मैंने देखा कि उनके घर का ऊपरी पर्दा बस थोड़ा सा सरका और उस गैप में एक हाथ कांच पर सीधा दबा हुआ था। एक महिला का हाथ। ये कुछ सेकंड के लिए रहा, फिर चला गया। पर वो दिन भर मेरे सीने में पत्थर की तरह बैठा रहा। उसके बाद मैंने और ध्यान देना शुरू किया और खुद से नफरत करने लगा। मैंने देखा कि टॉम अकेले ही सारा सामान संभाल रहा था। मैंने देखा कि मेल बॉक्स पर सिल्विया के नाम की जगह सिर्फ टी हार्डिंग और फ्रेश मार्कर लिखा हुआ था। एक शाम वहां से गुजरते हुए मुझे अंदर से रोने जैसी आवाज आई, कुछ भी नहीं से भी छोटी। मैंने अपने दिमाग में नॉन माइनस इमरजेंसी लाइन पर दर्जनों बार कॉल ड्राफ्ट किया। मुझे लगा कि मेरे पड़ोसी को कुछ गड़बड़ है। खिड़की पर हाथ, मेल बॉक्स का लेबल, ये बिल्कुल बेतुका लग रहा था। डाइने को लगा कि मैं घबरा रहा हूं। फिर एक शाम टॉम ने वाइन की बोतल लेकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, बस पड़ोसी की तरह। वो बहुत ही मिलनसार था। उसने डाइने के दिल के बारे में पूछा, हल्की मानिस फुल्की बातें की, पर एक समय उसने मेरी तरफ देखा और लगभग खुश होते हुए कहा, तुम जानती हो, मैंने देखा है कि तुम कभी घर में पहरा देती हो। मैंने आदत से बाहर खिड़की के पास बैठने के बारे में कुछ हकलाते हुए कहा। वो हंसा और कहा कि वो समझ गया। फिर वो चला गया। मैं अपनी रसोई में खड़ी थी और 1 मिनट तक हिल नहीं पाई। उस रात मैंने फोन किया। मैंने डिस्पैचर को सब कुछ बताया। हाथ, रोना, मेल बॉक्स, सिल्विया को महीनों तक न देखना, टॉम की टिप्पणी। अगले दिन दोपहर में एक अधिकारी स्वास्थ्य जांच के लिए आया। टॉम ने पहली दस्तक पर ही जवाब दिया। शांत, सहयोगी, सहज, मुस्कुराहट पहले से ही थी। अधिकारी अंदर गया। मैंने खिड़की से देखा, सांसें मुश्किल से चल रही थी। 10 मिनट बीत गए। फिर मैंने देखा कि दूसरी कश्ती गाड़ी प्रा की तरफ मुड़ी, फिर तीसरी। फिर मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस उस शांत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो सायरन से भी बदतर थी। मैं हिलने का फैसला करने से पहले ही बाहर आ गई थी।
जब तक मैं अपने ड्राइववे पर पहुंची, टॉम को हथकड़ियां पहनाई जा चुकी थी, फिर भी वो शांत था, संघर्ष नहीं कर रहा था। वही सपाट भाव, जैसे कोई छोटी सी गलती के छोटे से परिणाम को स्वीकार कर रहा हो। उसने सड़क के उस पार मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी नहीं। मुझे टुकड़ों में पता चला कि क्या हुआ था। ऊपर वाले गलियारे में टहलते हुए अधिकारी ने बेडरूम के दरवाजे पर एक डेड बोल्ट देखा, जिसका कोई तार्किक उद्देश्य नहीं था सिवाय किसी को अंदर रखने के। सिवाय किसी को। उसने दरवाजा खोलने से पहले उसे बंद कर दिया। सिल्विया हार्डिंग उस बेडरूम की फर्श पर पड़ी थी। टखने रेडिएटर पाइप से बंधे हुए थे, गंभीर रूप से निर्जलित थे, महीनों तक चले शोषण के कारण, चोटों के कारण। खिड़की के पास का पर्दा किनारे से खिसका हुआ था। बस इतना ही अंतर था कि हाथ कांच तक पहुंच सके। वो पूरे समय वहीं थी, जबकि मैं अपने सोफे पर पड़ रहा था। टाइने अपने धूप वाले कमरे में पेंटिंग कर रही थी, जबकि टॉम अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान और जैम के जार के साथ ड्राइववे पर दौड़ रहा था। टॉम खुद सिल्विया के फोन से उसके परिवार, उसके दोस्तों और पहले कल्याण जांच के अधिकारी को संदेश भेज रहा था, सावधानी से, स्वाभाविक रूप से, इतनी गर्मजोशी से कि कोई पीछे नहीं हटता। एक प्रदर्शन महीनों तक बिना किसी दरार के बना रहा। सिल्विया बच गई, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूं। वो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही और उस दिन के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, जो मुझे लगता है कि सही नतीजा था। टॉम पर आरोप लगे। मैंने केस को तब तक फॉलो किया जब तक कि मुझे अपनी खातिर रुकना नहीं पड़ा। टाइने और मैं जल्द ही बाहर चले गए। प्लीज के कारण ऐसा करना जरूरी था और हम दोनों में से कोई भी वहां नहीं रह सकता था। कुछ जगहों पर जो हुआ उसका स्वरूप वैसा ही बना रहता है। मैं उस संस्करण के बारे में सोचता हूं जहां मैंने डायनी की बात सुनी, जहां टॉम की वाइन और उसका सहज व्यवहार काफी आश्वस्त करने वाला था, जहां मैंने दोबारा कभी कॉल नहीं किया। इस कहानी के उस संस्करण का अंत मैं सीधे नहीं देख सकता।